तो ये क्वेश्चन नंबर 100 तक अपना अप्रॉक्स हो गया था। क्वेश्चन नंबर 100 में वर्क स्टडी के बारे में पूछा गया था। तो वर्क स्टडी को आप बस ऐसे याद रखिए कि वर्क स्टडी के अंदर अपन मेथड स्टडी पढ़ते हैं और टाइम स्टडी पढ़ते हैं। तो वैसा कोई भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो उसको हमें पॉइंट आउट करके टिक करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए, इट इज डिफाइंड एज, अपना आंसर क्या था, इट इज डिफाइंड एज एनालिसिस ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब इन एन एफर्ट टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। ठीक है, और स्टडी में अपन क्या करते हैं, एक तो सबसे सही मेथड देखते हैं। इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं आप कि आपका मान लो डंपिंग आपको डिसाइड करना है ना। आप ओपन कास्ट माइंस की बात कर रहा, आपको डंपिंग डिसाइड करना है कि कहाँ और किस तरीके से, है ना। तो उसमें टाइम देखा जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है डंपर को डंपिंग तक पहुंचने में। ये अपना टाइम एंड एफर्ट कितना लग रहा है ये देखा जाएगा, है ना। और मेथड क्या है, आप डंपर से कर रहे हैं कि एमओडी लगा दिए, मतलब प्राइवेट वाले जो ठेकेदारी सिस्टम जो होता है आजकल, है ना, वो लगा दिए हैं। ये सारा कुछ आपको उसमें देखना पड़ेगा, है ना। तो मेथड देखेंगे कि अपन अपना डंपर शॉवेल लगाएं या फिर प्राइवेट के जो हमारा वो होते हैं, एमडीओ होते हैं, है ना, जिसे हम ठेका में देते हैं काम करने के लिए, उनको लगाएं और कितने दूर हम डंपिंग रखें। तो ये सब टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, तो यही कहलाता है वर्क स्टडी, है ना। तो वर्क स्टडी को सिंपल आप याद रखिए, मेथड और टाइम के स्टडी हम करते हैं कि किस मेथड से काम करना है और हमारा टाइम एंड एफर्ट कितना अच्छे से कम लगे, ये देखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 101 से अपन चालू करते हैं। नो पर्सन shall work at any place having an inclination of dash degrees or more from the horizontal unless he is secured by a safety belt or lifeline। ठीक है, क्या था अपना कि मान लो आपका कोई इंक्लिनेशन में काम हो रहा है ना। अंडरग्राउंड माइंस में ज्यादातर होता है कि इंक्लिनेशन काम हो गया, या ओपन कास्ट माइंड से भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन में काम हो रहा है ना। तो कितने डिग्री से ज़्यादा इंक्लिनेशन रहेगा तो अपन उसको बिना सेफ्टी बेल्ट के काम नहीं करने देंगे, ठीक है। तो 101, इसका आंसर क्या है, देखिए 30 डिग्री आपने को याद रखना है, 30 से चालू होता है ना। 30 में क्या करना है, अपन प्रिकॉशन लेना चालू कर देंगे, प्रिकॉशन लेना चालू कर देंगे कि भैया 30 डिग्री है तो प्रिकॉशन। लेकिन जब 45 डिग्री, इसी को 45 डिग्री का इंक्लिनेशन हो जाएगा, है ना, काम कर रहे हैं अपन, तो 45 डिग्री का अगर इंक्लिनेशन है तो वहां पास क्या किया जाएगा, सेफ्टी बेल्ट के बिना या लाइफ लाइन के बिना वहां काम करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री में सेफ्टी बेल्ट, 30 डिग्री में अपने को प्रिकॉशन लेना चालू करना पड़ेगा, और 45 डिग्री में क्या है कि बिना सेफ्टी बेल्ट के तो काम ही नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, सीवेज मतलब जो हमारे घर घर वगैरह से गंदे पानी निकलते हैं नाला के, है ना, उस तरीके का जो गंदा पानी है उसका ट्रीटमेंट करने को सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। एक और आप पढ़े होंगे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वो वर्कशॉप वगैरह से जो तेल वाला पानी निकलता है उसमें यूज, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया है। मैकेनिकल प्रोसेस है ट्रीटमेंट ऑफ रेन वाटर, जो बारिश की पानी होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो मैकेनिकल प्रोसेस, तो ये राइट रॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोसेस इन विच मैकेनिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड अ प्रोसेस टू ट्रीट सी वाटर, यहाँ देखो समुद्र के पानी को बोल रहा है ना। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ना ही बारिश के पानी के लिए होता है ना ही समुद्र के पानी के लिए होता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, process in which mechanical components provide to help to break solids into cleaner, more environmentally friendly effluent, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही लग रहा है कि ये क्या करता है, मैकेनिकल प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो सॉलिड्स रहते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, है ना।
सॉलिड्स को ब्रेक कर देते हैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली एफ्लुएंट्स में। ठीक है, किसमें हम ब्रेक कर देते हैं? जो हमारे सीवेज से जो पानी वगैरह निकलते हैं उसमें जो सॉलिड्स रहता है उसको मैकेनिकल कंपोनेंट क्या करते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट प्रोवाइड करके हेल्प करते हैं कि वो मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एफ्लुएंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एक ही ऑप्शन सही लग रहा है। और ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। प्रोसेस इन विच मैकेनिकल कंपोनेंट प्रोवाइड टू ब्रेक सॉलिड्स इन टू प्रोड्यूस अ वेस्ट विच इज नॉट अ एनवायरमेंट फ्रेंडली एफ्लुएंट। देखिए यहाँ ये लिख दिया है कि हम मैकेनिकल कंपोनेंट्स को सॉलिड्स को ब्रेक प्रोवाइड करके सॉलिड्स को ब्रेक करते हैं, लेकिन ऐसा वेस्ट में उसको बदल देते हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली एफ्लुएंट नहीं है, नॉट। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। प्रोसेस इन विच मैकेनिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइड अ प्रोसेस टू ब्रेक सॉलिड्स इनटू गैसेस एंड लिबरेट इनटू एयर। ये भी गलत है कि जो सॉलिड्स को हम गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और हवा में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। राइट आंसर आपका इन सब ऑप्शंस में से यही है कि जो सॉलिड्स होते हैं वेस्ट वाटर में हमारे जो निकलते हैं हमारे घरों से जो भी है ना, तो उनको जो उनमें जो सॉलिड्स होते हैं उसको अपन ब्रेक करके मैकेनिकल कंपोनेंट्स करके प्रोवाइड करके ब्रेक करके अपन उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एफ्लुएंट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही है कि मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एफ्लुएंट में, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाता हो, उस एफ्लुएंट में अपन उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, आईआरआर फिर से यहाँ रिपीट हो गया 103, है ना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अपन पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि जहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जहाँ जीरो हो जाता है वहाँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो कहलाता है ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू का कुछ फॉर्मूला रहता है जो हमने बताया था, 1/i+r होल टू दी पावर एन, ऐसे लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। जो गेट पढ़े होंगे उनको पता होगा, और जो लेक्चर देखे होंगे जिन्होंने उनको भी ये कहीं ना कहीं एनपीवी का फॉर्मूला देखा देखा होगा उन्होंने। ठीक है, जो डीजे मैनेजमेंट का जो लेक्चर हुआ था उसमें। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कब क्या होता है, जब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो गया तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज फ्रॉम प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये राइट आंसर यही है, पहला ही है कि जहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाता है। It is the rate in which each company plans for invest their capital so that they always be in a profit mode. It is the interest rate. Internal rate of return, uh, it is the interest rate है, ऐसा कुछ नहीं है। In which each company borrows money from बैंक से जो पैसा लेते हैं उसका rate of interest है। It is the interest rate in which capital was borrowed from overseas market, है ना। ब्याज आप कहीं से लोन ले रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कहीं बाहर से लोन ले रहे हैं, कहीं बैंक से लोन ले रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। Each company borrows capital investment from financial institution and the rate of interest which it has to pay back to the lender is called IRR। ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में मैक्सिमम आपका यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या, तो वो क्या है, जहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाता है कैश फ्लो का, वहाँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो कहलाता है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, टू प्रिवेंट इनंडेशन माइन एंट्रेंसेस एंड ओपनिंग शैल बी डैश मीटर एबव द हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ नियर बाई जोर और रिवर। ठीक है, क्या होता है, बारिश का पानी, चाहे नदी का पानी हो चाहे अगल बगल में नहर हो, उसका माइंस में घुसने का खतरा रहता है ना। जब ऐसा रहता है तो माइंस को किस तरीके से बनाना चाहिए कि माइंस का जो एंट्रेंस है, चाहे ओपन कास्ट माइन हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, उसका इंटरेस्ट हाईएस्ट फ्लड लेवल से कितना ऊपर होना चाहिए। पहले तो ये जानिए हाईएस्ट फ्लड लेवल होता क्या है। किसी भी रिवर का अपन क्या करते हैं, पिछले जो भी डिकेड्स है ना, कुछ पूरा हिस्ट्री देखते हैं कि वो मैक्सिमम कितना ऊपर तक आया है ना। मान लीजिए ये रिवर का नॉर्मल बह रहा है रिवर,
और अपन उस रिवर का हिस्ट्री देखते हैं कि मैक्सिमम ये पानी का लेवल कितना ऊपर तक आया। ठीक है, मान लो ये रिवर है, इससे 3 मीटर तक मैक्सिमम कभी आया हो, है ना। कभी भी इतना ज्यादा बारिश हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, डैम खोला गया हो, तो मैक्सिमम क्या है, 3 मीटर तक आया है। इसको हाईएस्ट फ्लड लेवल हमने बोल दिया, है ना। एक तो ये हो गया, या जहां तक भी ये रिवर अभी यहाँ, सॉरी, ये रिवर इतना बह रहा है, कुछ भी उसमें बाढ़ वाढ़ आया तो इतना चौड़ाई हो गई रिवर की। ठीक है, तो और कितना ऊंचाई हो गई ये अपन देख लेंगे, यहाँ तक पानी आता है। अब ये बोल रहा है कि टू प्रिवेंट इनंडेशन माइन इंटरेस्ट, ओपनिंग कितना मीटर ऊपर होना चाहिए हाईएस्ट फ्लड लेवल से, है ना। तो एटलीस्ट 1.5 मीटर क्या होना चाहिए हाईएस्ट फ्लड लेवल से, हमारा ओपनिंग ऊपर होना चाहिए। 1.5 मीटर कम से कम हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर माइंस ओपनिंग ऊपर होना चाहिए। वो इंक्लाइन बनाएंगे, आप शाफ्ट बनाएंगे, है ना, या ओपन कास्ट माइन के अंदर घुसने का जो भी रास्ता है। वैसे मेन तो ये अंडरग्राउंड के लिए होता है कि चाहे वो इंक्लिनेशन हो चाहे शाफ्ट हो, है ना, इंक्लाइन हो शाफ्ट हो, सब में आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या होगा, 1.5 मीटर के ऊपर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है ना। चलिए, आपका मैनेजमेंट सिलेबस है, मैनेजमेंट से पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन आए। देखिए क्वेश्चन यही पूछ लिया कि मैनेजमेंट होता क्या है ना। तो ऑप्शंस क्या क्या है आपका, रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विथ अ सोल मोटिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव हो कि हमें प्रॉफिट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट में सब कुछ देखना पड़ता है, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विथ अ सोल मोटिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को पाने के लिए ही चलाना। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट में रहे, सिर्फ सोल मोटिव ये नहीं रहता। अगला ऑप्शन है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, organization, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस इन ऑर्डर टू अचीव डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑप्शन सही थोड़ा लग रहा है, और ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कह रहा है। बी ऑप्शंस का क्या कहना है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो एक्टिविटीज हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना कि हमारा जो भी डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, जो भी डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स है उसको हमें अचीव करना है। अब ऑब्जेक्टिव्स कैसे, मान लीजिए किसी माइंस का टारगेट कर दिया कि 20 मिलियन टन, ठीक है, 20 मिलियन टन। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमें इसे अचीव करना है। ठीक है, अब इसे अचीव करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके साथ क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है इसे हम अचीव कर सकें। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस टू अचीव हाई मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा नहीं कि हमें हाई मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे भागना, हमारा जो भी गोल है ना, उसको हमें अचीव करना है। तो अगला ऑप्शन है द ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू अचीव हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी भी हमें, ऐसा नहीं है कि एकदम हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए हम कुछ भी नियम कानून का धज्जिया उड़ाकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव करने के लिए जो हम ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं एक्टिविटीज का, बिजनेस का, उसे अपन क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज एंड of a business in order to achieve defined objectives। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। एनुअल रिटर्न ऑफ द माइंस शैल बी सेंट टू, एनुअल रिटर्न किसे सेंड करना है। ठीक है, एनुअल रिटर्न ऑफ द माइंस शैल बी सेंट टू, ये अपना रेगुलेशन नंबर मान लीजिए 4 है, जो भी है। तो 106 में ये डिस्ट्रिक्ट में सीम को भेजते हैं, ठीक है, रिम को भेजते हैं, और किसे भेजेंगे, चीफ कंट्रोलर को नहीं भेजते हैं, आईबीएम को नहीं भेजते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजते हैं। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपन क्या करते हैं, एनुअल रिटर्न भेजते हैं। क्लियर है,
सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, हु इज रिक्वायर्ड टू सेंड नोटिस ऑफ अबंडनमेंट ऑफ माइन कॉपीज ऑफ अप टू डेट प्लान एंड सेक्शन ऑफ माइन वर्किंग्स टू सिम। ठीक है, जो माइंस अबेंडमेंट हो रहा है, ठीक है, माइन क्या हो रहा है, बंद करना है माइंस को। अबेंडमेंट मतलब ये भी याद रखेंगे कि दोबारा उसे खोलने का अपना कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम इस माइंस को दोबारा खोलेंगे, है ना। तो ये अबेंडनमेंट करना है हमें, उसका नोटिस किसके साथ, कॉपीज अप टू डेट प्लान, जो भी प्लान बनाएंगे वो अप टू डेट प्लान के साथ, और सेक्शन के प्लान एंड सेक्शन के साथ। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को कौन भेजेगा, ऑनर भेजेगा, एजेंट भेजेगा, या मैनेजर भेजेगा, या ऑनर एजेंट और मैनेजर तीनों, है ना, तीनों में से कोई भी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या है, ई, ऑनर एजेंट और मैनेजर में से कोई भी अपन क्या करेगा, नोटिस ऑफ अबेंडनमेंट भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 108, द साउंड लेवल ऑफ द ऑडियो विजुअल अलार्म शेल बी एटलीस्ट, बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है ना। जो आपका ऑडियो विजुअल अलार्म बजता है, मान लो एचईएमएम है, या कोई भी मशीनरी है अंडरग्राउंड में, जैसे शॉवेल, सॉरी, अंडरग्राउंड माइंस में जैसे एसडीएल है, एलएचडी है ना, तो उनका क्या है, आपका ऑडियो विजुअल अलार्म एक सेफ्टी फीचर्स है ना। जो भी ओपन कास्ट में डंपर वगैरह चल रहे हैं, जितने भी एचईएमएम चल रहे हैं, उसमें कैसे ऑडियो विजुअल अलार्म होता क्या है, जैसे ही रिवर्स गियर लगाएंगे तो उस मशीन का एक ऑडियो विजुअल अलार्म बजना चालू हो जाएगा। ठीक है, ऑडियो विजुअल मतलब जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, है ना, रेड कलर का जलने लगेगा और सुनाई तो देगा ही। तो वो जो नॉर्मल एम्बियंट नॉइज लेवल है, मतलब आपका नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो नॉइज लेवल है, उससे कितना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये सर्कुलर का क्वेश्चन पूछ दिया आपका। तो वो 5 से 20%, ठीक है, 5 to 20% क्या है, नॉर्मल जो नॉइज लेवल है। मान लो और भी मशीनरी चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत आवाज होते रहता है, वो क्या हो गया, जैसे बेल्ट कन्वेयर आपका कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, बेल्ट कन्वेयर कंटिन्यू चल रहा है, उसका आवाज जो अभी है उससे 20%, 5 से 20% क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो 108 का आंसर क्या है, 5 to 20%। ये ध्यान रखना है। नॉर्मल एम्बिएंट मतलब आप कहीं कुछ मशीन नहीं चल रहा है, मतलब नॉर्मल हो गया वो, उसमें 5 से 20% नॉर्मल हो, ज्यादा होना चाहिए। और मान लीजिए अंडरग्राउंड माइंस है, बेल्ट कन्वेयर चल रहा है, बेल्ट कन्वेयर का आवाज जो भी है उससे 5 से 20% आपका जो एस डी एल एस डी होते हैं उनका ऑडियो विजुअल अलार्म ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है, ऑडियो विजुअल अलार्म एम्बिएंट प्रेशर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। Question number 109. Meeting of the board shall be held as and when the chairman considers them necessary and unless otherwise decided by the chairman, it shall be held at। अच्छा, जो बोर्ड का मीटिंग होगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन कराते हैं डीजीएमएस के, जो उसका बोर्ड जो होता है, उसका मीटिंग जब तक चेयरमैन डिसाइड ना करे, चेयरमैन डिसाइड करेगा तब तो कहीं भी हो सकता है, कलकत्ता, दिल्ली, है ना, ऐसा कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर चेयरमैन डिसाइड ना करे तो कहाँ होना चाहिए, मीटिंग कहाँ होगा, ये होता है धनबाद में। क्यों, क्योंकि डीजीएमएस का जो भी हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, धनबाद में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कहीं लिखा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, अगर चेयरमैन ने डिसाइड किया कि हाँ दिल्ली में करेंगे तो दिल्ली में होगा, कोलकाता में बोलेगा तो कोलकाता में होगा, नागपुर बोलेगा तो नागपुर। लेकिन अगर डिसाइड नहीं है तो हर मीटिंग, जितने भी मीटिंग होंगे बोर्ड के, वो कहाँ होगा, धनबाद में होगा। और यहाँ कहीं ऑप्शन धनबाद नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। फॉलोइंग एडम्स डू नॉट रिक्वायर डीजीएमएस अप्रूवल। ठीक है, बिल्कुल सही। फॉलोइंग आइटम डज नॉट रिक्वायर डीजीएमएस अप्रूवल। ठीक है, ये जो आप जितने भी ऑप्शन है उनमें से कौन सा आप बिना डीजीएमएस अप्रूव्ड भी यूज कर सकते हैं माइंस में, है ना। हर चीज डीजीएमएस अप्रूव होना चाहिए, जैसे फ्रेम सेफ्टी लैंप जो है वो क्या होना चाहिए, डीजीएमएस अप्रूव होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा चीज है, ये 5 जो ऑप्शन हैं उनमें जो डीजीएमएस अप्रूव नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। फ्रेम सेफ्टी लैंप होना चाहिए, डिटैचिंग हुक जो अपन वाइंडिंग सिस्टम में लगाते हैं, शाफ्ट में वाइंडिंग सिस्टम में डिटैचिंग हुक लगाते हैं, वो भी होना चाहिए। ठीक है, एफएलपी, फ्लेम प्रूफ अपरेटस, सॉरी, एफएलपी का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लेम प्रूफ अपरेटस
जो है वो एफएलपी होता है, और इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स, ये सब डीजीएमएस अप्रूव होना चाहिए। ठीक है। सेफ्टी गॉगल्स, गॉगल्स मतलब चश्मा, चश्मा आपका डीजीएमएस अप्रूव नहीं भी रहेगा तो चलेगा, है ना। मैन राइडिंग जो हॉले सिस्टम में रहेगा वो भी डीजीएमएस अप्रूव होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। ओके, राइट आंसर हो गया बी, जिसे कहते हैं सेफ्टी गॉगल्स। चश्मा डीजीएमएस अप्रूव नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, एनी इन्वेस्टिगेशन इनटू एन एक्सीडेंट शैल हैव द फॉलोइंग थ्री ऑब्जेक्टिव्स। ओके, इनमें से आप माइंस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट भी आपके जनरल सेफ्टी में सिलेबस में अच्छा खासा टॉपिक कवर किया है, ठीक है। तो उस एक्सीडेंट वगैरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना है। तो एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन एक्सीडेंट shall have the following three objectives. Establish the fact, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है establish the fact, है ना। और दूसरा क्या है? टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु शुड बी ब्लेम। देखिए ये हमको दिमाग में नहीं रखना है कि जिससे ब्लेम लगाना है वो आदमी को खोजो, है ना। तीसरा क्या है? रिकमेंड, फैक्ट को एस्टेब्लिश करना है, ये तो सही लग रहा है ना। फैक्ट एस्टेब्लिश करना है कि आखिर हुआ क्यों है, कारण, आपको जो कारण ढूंढते हैं ना एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो फैक्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या कंडीशन है। तीसरा, रिकमेंड करेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ सिमिलर एक्सीडेंट। आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो वहाँ रिकमेंड भी करना है कि ये चीज़ें आप माइंस में सुधारिए ताकि दोबारा ना हो, ना कि सिर्फ उस माइंस में, बाकी सारे माइंस के लिए वो रिकमेंडेशन किया जाता है। अगर कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो जो रिकमेंडेशन दिया जाता है उस इन्वेस्टिगेशन के बाद, वो सारे माइंस के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप ये प्रिकॉशन लीजिए। चौथा ऑप्शन क्या है? टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ये भी जरूरी है, इस रूट कॉज, आखिर कारण क्या है, एक्सीडेंट जो हुआ उसका कारण क्या है, रूट कॉज भी हमें जानना है। टू पनिश द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, ये सब बात की बात है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कि हम उस बंदे को ढूंढें कि किसे, जिसे हम, जिसके ऊपर हम ब्लेम लगा सके, है ना, ब्लेम कर सके कि तुम्हारे कारण हुआ है, और जिसके कारण हुआ है उसे पनिश करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। हमारा एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमें फैक्ट्स पता हो, है ना, फैक्ट पता चले, और हम रिकमेंड कर सके करेक्टिव एक्शन की दोबारा ऐसा एक्सीडेंट ना हो। और चौथा क्या है? रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट हमें पता हो कि असल में कारण क्या था, है ना। चौथा, तो इसका राइट आंसर हो गया 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे क्या होता है और कैलेंडर ईयर का लास्ट डे क्या होता है। वैसे सिंपल सा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर, याद रखिए, और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो पहले फाइनेंशियल ईयर के बारे में पूछा है तो 31 मार्च क्या होगा आपका, वो होगा, लास्ट डे होगा। और बाद में पूछा है कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर का लास्ट डे होगा 31 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो गया सी। As per the regulation 2 ZR of the CMR 2017, who is not an official। ठीक है, ऑफिशियल का डेफिनेशन दिया है सीएमआर में, तो इनमें से कौन ऑफिशियल नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कौन ऑफिशियल नहीं? असिस्टेंट मैनेजर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन एंड सरदार, और आखिरी में है माइन मैनेजर। ठीक है, तो डस्ट इंचार्ज, सैम्पलिंग इंचार्ज, असिस्टेंट मैनेजर, माइन मैनेजर। देखिए कंफ्यूजन हुआ, तो इसमें माइंस मैनेजर आपका शॉर्ट फायरर तक ऑफिशियल कहलाते हैं ना। इसका डेफिनेशन जो दिया गया है उसमें क्या लिखा है कि शॉर्ट फायरर तक आपका ऑफिशियल है, इंक्लूडिंग शॉर्ट फायरर, ऐसा कुछ डेफिनेशन है ना। टू जेड, ऑफिशियल, इसका डेफिनेशन देखेंगे जब, तो क्या लिखा है, ऑफिशियल मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड राइटिंग बाय द ऑनर एजेंट और मैनेजर। अच्छा, देखिए,
ऑफिशियल को अपॉइंट कौन करता है? ऑनर, एजेंट और मैनेजर। मैनेजर भी अपॉइंट कर रहा है, इसलिए माइंस मैनेजर ऑफिशियल नहीं कहलाएगा, है ना, वो ऊपर का आदमी हो गया। टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन माइन और पार्ट देयर ऑफ एंड इंक्लूड असिस्टेंट मैनेजर से चालू होता है। असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल है। वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैंपलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर। आखिरी सर्वेयर तक क्या है? असिस्टेंट मैनेजर से नीचे चाहेंगे तो अपन सर्वेयर तक जो रहेंगे, ओवरमैन, सरदार, सर्वेयर तक, वो सब क्या कहलाएंगे? ऑफिशियल कहलाएंगे। लेकिन क्योंकि इन्हें अपॉइंट कौन कर रहा है? मैनेजर ही अपॉइंट कर रहा है, इसलिए मैनेजर ऑफिशियल से ऊपर वाला चीज हो गया। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑफिशियल कौन नहीं है? मैनेजर। जो माइंस का मैनेजर है वो ऑफिशियल नहीं है ना। कौन कौन है इसमें साफ साफ लिख दिया है। असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैंपलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर और सर्वेयर। ठीक है, तो देखिए डस्ट इंचार्ज ऑफिशियल है। ठीक है, मैंने अभी दिखाया। क्लियर हो गया ऑफिशियल क्यों है, और मैनेजर क्यों नहीं है ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि मैनेजर उसे अपॉइंट करता है ना। ऑफिशियल को अपॉइंट कौन करता है? ऑनर, एजेंट और मैनेजर। वो ऑफिशियल से ऊपर वाला चीज हो गया मैनेजर। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो गया माइंस मैनेजर। Every manager on taking over charge of a mine and he satisfy himself that all the person already appointed under CMR Regulation 35(1) of the CMR 2017 are competent to perform the duties assigned to them and he finds them competent। हाँ, चलिए, कोई मैनेजर का ट्रांसफर हुआ, रिटायर हुआ, नया मैनेजर आया, फिर वो देखा कि जो भी पर्सन वहाँ काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, सेटिस्फाई हो गया कि हाँ सारे काम करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, तो वो जो क्या करेगा? फ्रेश कॉम्पिटेंट पर्सन का ऑथराइजेशन देगा या उसी में काउंटर साइन कर देगा, जो पहले से हमारे पास कॉम्पिटेंट पर्सन का जो लिस्ट है ना, उसमें काउंटर साइन कर देगा या क्या करेगा, ये आपका क्वेश्चन है ना। He shall countersign their authorization, he shall issue fresh authorization, he shall countersign their authorization and issue fresh ones, है ना। तो नया, वो क्या कर रहा है? आपका माइंस में नया नया आया है, तो वो क्या करेगा? काउंटर साइन करेगा, जो ऑथराइजेशन वाला है कि ये कॉम्पिटेंट पर्सन को काउंटर साइन करेगा, और फ्रेश वंस इशू करेगा कि हाँ आप, दोबारा उनको बताएगा कि हाँ आप कॉम्पिटेंट है काम करने के लिए। ही सेल अपॉइंट ऑल न्यू पर्सन, सबको बदल के नए बंदों को कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट कर, ये गलत है ना। चलिए, तो क्लियर है। कोई नया मैनेजर आएगा तो वो देखेगा हाँ सारे लोग कॉम्पिटेंट हैं काम करने के लिए, वो उस ऑथराइजेशन पे दोबारा काउंटर साइन करेगा। पहला मैनेजर तो साइन किया हुआ है, उसके बाद काउंटर साइन भी वो करेगा उसी में कि मैं नया मैनेजर आया हूँ, तो मैं, मुझे भी जानकारी है कि ये कॉम्पिटेंट पर्सन काम कर रहे हैं, और फ्रेश वंस इशू करेगा, मतलब एक स्लिप टाइप देता है सारे कॉम्पिटेंट पर्सन को कि हाँ आप कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए काम करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, आपको एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है ना, एक स्लिप टाइप दे देगा। तो ये इशू फ्रेश वंस मतलब वही एक स्लिप सबको भरवाएगा, और वो क्या करेंगे? जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो उस स्लिप में साइन करके दोबारा मैनेजर के पास जमा करेंगे कि ठीक है हम तैयार हैं, मतलब हम एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन काम करने के लिए माइंस में तैयार हैं। ठीक है, वो इशू फ्रेशमेंट वही होता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। आइडेंटिफाई टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग इमरजेंसी प्लान इन अ माइन। ठीक है, दो ऐसे ऑब्जेक्टिव हमें आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शंस में से, जो ये जिससे क्या है, हम इमरजेंसी प्लान बनाने का ऑब्जेक्टिव जिससे पता चलता हो कि हाँ ऑब्जेक्टिव इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए, है ना। इमरजेंसी प्लान क्यों बनाना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो दो ऐसे ऑप्शन आपको इन में से खोजना है। इमरजेंसी सिचुएशन लीड टू चाउस। ठीक है, तो क्या हो जाता है? इमरजेंसी सिचुएशन में अफरा तफरी मच जाता है, एक ये कारण है, ऐसा मतलब ऑप्शन है कि इमरजेंसी सिचुएशन में अफरा तफरी मच जाता है, इसलिए आपको इमरजेंसी प्लान तैयार रखना है। ठीक है, ये सही लग रहा है ना, कि सबको अपना जिम्मेदारी पता रहेगा कि मान लीजिए माइंस में इनंडेशन हुआ, क्या हुआ? इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तो वहाँ पहले से हम इमरजेंसी प्लान बना के रखेंगे कि इनंडेशन होगा तो किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन कहाँ से भागेगा, एस्केप रूट क्या है ना, सब कुछ आपको पहले से पता रहेगा, तो उसमें आप
वो ऐसा अफरा तफरी वाला माहौल नहीं बनेगा, है ना, भागा भागी वाला, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चाव। डिफिकल्ट टू एसेस द कंडीशन। और क्या बोल रहा है अगला ऑप्शन? जो कंडीशन है उसको एसेस करने में डिफिकल्टी होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि अ, उस कंडीशन को एसेस करने में डिफिकल्ट होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्या है? प्रॉम्प्ट एक्शन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कैजुअलिटीज, है ना। तो उस समय ये तो आंसर ऑप्शन सही हो गया। तीसरा ऑप्शन है ना, ये तीसरा ऑप्शन क्या है कि वो सारे एक्शन हमें पता रहेगा पहले से ही, ताकि कैजुअलिटीज ना हो, है ना, कैजुअलिटीज ना हो। वो सारे एक्शन, इमरजेंसी प्लान जब हम पहले से प्रिपेयर करेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि इनंडेशन होना है तो हमें क्या क्या एक्शन लेना है ना। अब कुछ पता ही नहीं है, अचानक से पानी भर गया, हमें क्या करना है हमें यही नहीं पता, है ना, कि ऊंचे जगह में भागना है या एस्केप रूट जहाँ भी है वहां से निकलना है। तो पहले से हमें जब एक्शन पता रहेगा तो कैजुअलिटीज कम होंगी, है ना, प्रिवेंट कर सकते हैं हम कैजुअलिटीज को। तो ये दो कारण, एक ये है। और टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ एक्सीडेंट, इमरजेंसी प्लान रीअकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है, वो है इमरजेंसी सिचुएशन में उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना ही इमरजेंसी प्लान कहलाता है। इसका राइट आंसर हो गया 1 और 3। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। एक तो ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन लीड्स टू चाओस, और तीसरा ऑप्शन क्या है, कैजुअलिटीज को हम सही एक्शन लेकर के, इमरजेंसी प्लान पहले से प्रिपेयर रहेगा तो हम सही एक्शन लेकर के कैजुअलिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। रीअकरेंस क्यों नहीं होगा? रीअकरेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इमरजेंसी प्लान एक्चुअल में क्यों होता है, इमरजेंसी में उसको एक्टिव करने के लिए, है ना, कि इमरजेंसी सिचुएशन में उसको यूज करने के लिए। तो रीअकरेंस की तो बात बाद में है, इमरजेंसी सिचुएशन में उसको अपन अप्लाई करते हैं इमरजेंसी प्लान को। क्वेश्चन नंबर 116। नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट इज सेंट व्हेन देयर अकर्स इन और अबाउट अ माइन। नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस, डेंजरस अकरेंस क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछ जा रहा है कि डेंजरस अकरेंस या एक्सीडेंट, नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट इज सेंट व्हेन द अकर इन और अबाउट अ माइन। क्या होता है कि हम डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट भेजते हैं, है ना। एक तो है एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव्स, है ना, एक्सप्लोसिव्स के कारण एक्सीडेंट हुआ तो वो भी एक्सीडेंट ही कहलाएगा। डंप फेल हो गया आपका, मान लो डंप फेल हो गया, डंप ओपन कास्ट माइंस में जो अपन डंपिंग करते हैं वो फेल हो गया, तो उसके कारण कुछ कैजुअलिटीज हो तो एक्सीडेंट कहलाया, कैजुअलिटीज ना हो, किसी को कोई चोट ना पहुंचा, तो वो डेंजरस अकरेंस आ गया, है ना, तो ये भी सही है। स्पार्क जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फ्लैश ओवर कॉजिंग बर्न इंजरी टू एनी पर्सन, है ना, ये भी एक्सीडेंट हो गया, बर्न इंजरी हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लैश हुआ, इलेक्ट्रिकल फ्लैश हुआ, इससे स्पार्क निकला और किसी का जल गया कोई, तो ये भी एक्सीडेंट पे आया। बस्टिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट कंटेनिंग स्टीम, ठीक है, ये भी एक्सीडेंट के अंदर आता है कि कोई स्टीम से, जो मान लो स्टीम से मेन अभी हमारे अंडरग्राउंड माइंस में क्या चलता है, वाइंडिंग चलता था, ठीक है, वाइंडिंग सिस्टम स्टीम से चलता था। तो वैसा कोई इक्विपमेंट क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, है ना, तो उसके कारण अगर कोई चपेट में आया, किसी को कैजुअलिटीज हुई, तो भी वो एक्सीडेंट नहीं हुई तो डेंजरस अकरेंस, है ना। तो ये सारे कंडीशन में नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट का नोटिस भेजा जाएगा, है ना। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई। अच्छे से देखिए ऑप्शन, डेंजरस अकरेंस भी क्योंकि पूछा है इसलिए, और नोटिस ऑफ एक्सीडेंट ये भी पूछा है, ठीक है, सिर्फ डेंजरस अकरेंस नहीं पूछा है। आप नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस या नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कब भेजेंगे, है ना, तो ये सारे कुछ डेंजरस अकरेंस भी कहला रहे हैं, और किसी को कैजुअलिटीज हो रहा है, किसी को चोट पहुंच रहा है, जैसे ये बर्न इंजरी हो गया, ये क्या हो गया, एक्सीडेंट में आ गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिससे एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन हो सकता था, वहां कोई रहता तो कुछ हो सकता था, है ना, जैसे फेलियर ऑफ डंप हो गया, नीचे कोई नहीं था तो बच गया, लेकिन वहां काम तो हो रहा है, तो ये सब क्या डेंजरस अकरेंस में आ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए। 117। Appropriate equipment shall be suitably placed in the mines for automatically disconnecting the supply to any part of the system where a fault, including earth fault, occurs as fault current
shall not be more than dash milliampere in installation exceeding। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी रूल का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट शैल बी suitably placed in the mines for automatically disconnecting the supply to any part of the system। ठीक है, एक ऐसा इक्विपमेंट हम लगाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। अगर कब डिस्कनेक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। कब करेगा, वेयर अ फॉल्ट इंक्लूडिंग अर्थ फॉल्ट अकर्स एज अ फॉल्ट करंट शेल नॉट बी मोर देन। ठीक है, जो फॉल्ट करंट है जब वो इतने कितने मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली ये इक्विपमेंट जो भी हम लगाएंगे वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी रूल का क्वेश्चन है। तो इसमें में आंसर क्या है, ये 750 मिली एम्पियर, 250 मिली एम्पियर और 1100 मिली एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रूल का आप लेक्चर देखेंगे तो ये समझ में आएगा, है ना, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी रूल का बहुत डीप क्वेश्चन है ये सब। इलेक्ट्रिसिटी रूल का आपका लेक्चर किया कराया है, एक बार उसको देख लेंगे। अगर आपको कुछ उसमें कमी ज़्यादा लगेगा तो आप मैसेज करेंगे तो उसको अपन दोबारा करा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 117। 118 है, मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग मीटिंग ऑफ द बोर्ड फॉर ट्रांजेक्टिंग एनी बिजनेस सेल बी। हाँ, बोर्ड मीन्स वही जो एग्ज़ाम कराते हैं, जैसे अभी एग्ज़ाम हो रहा है डीजीएमएस का, तो ये एग्ज़ाम का पूरा कौन संभाल रहा है, बोर्ड। ठीक है, तो जो बोर्ड का मीटिंग होता है उसमें कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए तो मीटिंग होगा, वरना मीटिंग को रद्द कर दिया जाएगा, है ना। तो कम से कम 3 पर्सन होना चाहिए इंक्लूडिंग चेयरमैन, ये याद रखिएगा। कम से कम 3 पर्सन होना चाहिए इंक्लूडिंग चेयरमैन। ये वर्ड ये जरूरी है कि चेयरमैन को मिला करके, है ना। तो ये 118 का राइट आंसर है, कम से कम 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन। कंफ्यूजन है, देख लें, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको अपन कंफर्म कर लेते, है ना। चलिए देख लेते हैं, ताकि क्या है, एक बार नज़र से देख लेंगे ना आप, तो आपको क्या होगा, कंफर्म रहेगा कि हाँ यही सही आंसर। कंफ्यूजन वाला चीज़ को छोड़ना नहीं है, उसको पहले कंफर्म करिए आप, है ना। बोर्ड में सबसे पहले तो ये है कितने मेंबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन की बात हो रही है, तो इसमें ये ध्यान देना है, चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स, ये याद रखना है। एक चेयरमैन, उसके अलावा 5, टोटल 6 मेंबर रहते हैं बोर्ड में। ठीक है, 1 + 5 = 6, टोटल 6 मेंबर रहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्या है, it shall include at least provided that it shall include at least 3 members possessing qualify। अच्छा, ये दूसरा चीज है, मीटिंग मीटिंग ना। हम्म, हम्म, अब आ गया मीटिंग। मीटिंग करने से पहले कम से कम 10 दिन का प्रायर नोटिस देना है, 10 क्लियर डे प्रायर नोटिस देना है मीटिंग करने से पहले, ये सब क्लियर कर लीजिए। और क्या है, हम्म, ये आपका क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है। नो बिजनेस shall be transacted at a meeting of the board unless at least 3 members including chairman are present। यही आपका ऑप्शन था, है ना। आप फोर आप बता रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या है, तब तक आप बोर्ड का मीटिंग नहीं करेंगे जब तक 3 मेंबर्स ना हो इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें अब नहीं है कि इसका राइट आंसर क्या है। 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन जब तक प्रेजेंट ना हो तब तक आप अपना मीटिंग नहीं कर सकते बोर्ड का। नोटिस ऑफ इंटेंशनल फ्लडिंग शैल बी गिवन टू रिम एंड रिम्स, और किसे देना है, एंड मैनेजमेंट, कितने माइंस के और किस माइंस को, और कितने डेज में, कितने डेज के प्रायर
फ्लडिंग, है ना, कितने दिन पहले आप इंटेंशनल फ्लडिंग करना चाहते हैं, अपना अंडरग्राउंड माइंस है या ओपन कास्ट माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस में ही ज़्यादातर ये होता है। इंटेंशनल फ्लडिंग मतलब जानबूझ के आप माइंस में पानी भर दिए, है ना, तो इंटेंशनल फ्लडिंग करना चाहते हैं तो वो नोटिस आप किससे किसे देंगे, है ना, और बगल वाले माइंस को भी देंगे, इसलिए नेबरिंग माइंस आपको ऑप्शन में आ गया, और कितने दिन पहले देंगे ऐसा करने से, है ना। तो सबसे पहला एक तो रिम है, अगला क्या है आपका 119 में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देंगे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देंगे, और अपना नेबर मैनेजमेंट को देंगे, मैनेजमेंट ऑफ द नेबर माइंस, है ना, नेबरिंग माइंस, जो भी बगल में जो भी माइंस है कि भैया देखिए हम पानी छोड़ रहे हैं, पानी इंटेंशनल फ्लडिंग कर रहे हैं माइंस में, तो आप अपना ध्यान दीजिएगा। तो नेबरिंग माइंस को भी अपन बता देंगे, और कितना दिन पहले बताएंगे ये ऑप्शन है, तो 14 डेज का कम से कम अपने को पहले बताना है, तो इंटेंशनल फ्लडिंग हमें करना है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, टीम रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेबरिंग माइंस, और 14 दिन पहले आपको देना है, ठीक है। अगला ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन आर गिवन इन, ओवरमैन का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रेगुलेशन नंबर पे दिया हुआ है ना। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सारे के रेगुलेशन नंबर भी याद रखने हैं, है ना। 120 का आंसर हो गया आपका। एक बार देख लेते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल मैनेजर, मैनेजर के बाद आएगा सेफ्टी ऑफिसर, फिर आएगा असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, ठीक, वेंटिलेशन ऑफिसर के बाद आ गया ओवरमैन 47, ठीक है, रेगुलेशन नंबर 47 है, ओके। तो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो गया, आप ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करेंगे ना, देखिए कितना अच्छा सेट किया गया है। 43 से चालू होगा, पहला क्या है, मैनेजर है, ठीक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पहला क्या है, मैनेजर है, उसके बाद क्या है, देखिए इस तरीके से याद करिएगा, 43 याद रखिएगा दिमाग में। तो 43 का ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर, मैनेजर से नीचे कौन होता है, सेफ्टी ऑफिसर, है ना, 44 सेफ्टी ऑफिसर, उसके नीचे कौन होता है, असिस्टेंट मैनेजर, है ना, असिस्टेंट मैनेजर, फिर कौन होता है, वेंटिलेशन ऑफिसर, ठीक, 47। अब ये मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, इसके बाद कौन आता है आपका, ओवरमैन, 47 ओवरमैन हो गया। फिर 48 कौन आता है, सरदार। इस तरीके से आप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर सर्वेयर, है ना। तो आप रैंक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है ऊपर से नीचे, है ना, तो उस तरीके से आप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रख सकते हैं, ठीक है। ओवरमैन के बाद क्या आएगा, सरदार, सरदार के बाद फिर शॉर्ट फायरर, सपोर्ट मैन, है ना, मैकेनिकल वेंडर। इस तरीके से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, ओवरमैन, सरदार, शॉर्ट फायरर। इस तरीके से आपको याद हो सकता है। ये 43 से चालू होता है ना, 44, 45, 46, इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो अपना ये 47 ऑप्शन में नहीं है, 47 हमारा कहीं ऑप्शन में नहीं है, 42, 43, 44, 45। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, है ना। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन का राइट आंसर है 47। इसको उसी तरीके से याद कीजिए, मैनेजर को 43 याद कीजिए, फिर रैंक वाइज डाउन करते जाइए, आप ओवरमैन में आ जाएंगे, सरदार में आ जाएंगे, शॉर्ट फायरर तक आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, the provisions of Mines Act 1952 except those contained in section 7, 8, 9, 40, 45 and 46 shall not apply to any mine in which excavation is made for prospecting only, provided that not more than dash persons are employed or any, ठीक है। तो ये जो सेक्शन माइंस एक्ट का सेक्शन है 7, 8, 9, 40, 45, 46, ये उस माइंस में अप्लाई नहीं होता है जहाँ अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, ठीक है। एक्सकेवेशन किया जा रहा है, कहीं भी एक्सकेवेशन किया जा रहा है, वो किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो वहाँ
ये एक्ट अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन अगर वहाँ कितने नंबर ऑफ पर्सन से ज़्यादा लोग काम, है ना, वहाँ इतने नंबर ऑफ पर्सन से ज़्यादा लोग काम नहीं करना चाहिए, ये भी बोला गया है ना। तो 20, वहाँ क्या बोल रहा है, 20% से ज़्यादा वहाँ काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप प्रोस्पेक्टिंग पर्पज के लिए काम कर रहे हैं तो 20% से ज़्यादा आपको काम नहीं करना पड़ेगा। हु विल अपॉइंट मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, जो माइनिंग एग्जामिनेशन का बोर्ड होता है उनके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है। हम्म, तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके मेंबर्स जो होते हैं, चेयरमैन के अलावा 5 पर्सन और, तो उनके मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। क्लियर। मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज कंपेटेंट पर्सन, ये क्वेश्चन लगभग लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है ना। और अब सबको पता है कि जिसका 20 साल या उससे ज़्यादा उम्र रहेगा उसी को अपन कंपेटेंट पर्सन बना सकते हैं। 123 था ना, 123, हाँ, 20 साल। और 124, अंडर डैश पर्टिकुलर अप्लायंस इक्विपमेंट मशीनरी और मटेरियल बी ऑफ सच टाइप स्टैंडर्ड मेक एज सिम में अप्रूव बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर। चलिए फिर रेगुलेशन नंबर पूछ दिया। किस रेगुलेशन नंबर के अकॉर्डिंग जो अप्लायंसेस होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरी होता है ना, और मटेरियल बी ऑफ सच टाइप स्टैंडर्ड में एज सिम में अप्रूव्ड बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर, है ना। तो 124 का चलिए रेगुलेशन नंबर देख ही लेते हैं ताकि याद रहे हमें। यूज ऑफ मशीनरी, यूज ऑफ सर्टेन मशीनरी इक्विपमेंट डिवाइसेस इन कोल माइन, है ना। तो जितने भी हमारे मशीनरी यूज होंगे, इक्विपमेंट यूज होंगे, डिवाइसेस यूज होंगे कोल माइन से, वो क्या होने चाहिए, डीजीएमएस अप्रूव्ड होना चाहिए। तो रेगुलेशन नंबर 208 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, रेगुलेशन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 125, अंडर विच रेगुलेशन ऑफ द सीएमआर 2017 वी कैन एक्सचेंज आवर स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट इन सिमिलर कैपेसिटी आफ्टर सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड पासेस सच एग्जामिनेशन एज द बोर्ड में स्टिपुलेट, ना किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो है उसे एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे सर्टिफिकेट से, अगर हम उतना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उतना हम पा लिए तो। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर है रेगुलेशन नंबर 21। 21 के अकॉर्डिंग हम वहाँ अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन 126 है, द सीमा 2017 केम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट 27/11/2017। ठीक है, जो सीएमआर 2017 है वो कब आया, वो फोर्स मतलब अपने लागू कब हुआ, 27 नवंबर 2017। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। अ माइन हैज ऑलरेडी बीन ओपन ऑन डेट 18/10/2017। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है माइंस जो है वो 18/10 मतलब नवंबर में आया और ये अक्टूबर में ही ओपन हो चुका है। द प्लान अंडर द रेगुलेशन 32A ऑफ द सीएमआर शैल बी सबमिटेड ऑन और बिफोर। ठीक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो एक बार हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि 32A का में क्या कहा गया है। ये 32A में ये कहा गया है कि जो आपका सरफेस प्लान है, सरफेस प्लान और एसएमपी, ये दो चीज, बी में क्या कहा गया है, एसएमपी कहा गया है, और ए में कहा गया है सरफेस प्लान। तो इसे आप कित कब जमा करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि रेगुलेशन 2017 में बोला गया है, नया जो रेगुलेशन बना उसमें, कि आप जब भी माइंस ओपन करेंगे तो आप सरफेस प्लान जमा करेंगे, एसएमपी जमा करेंगे। लेकिन जो पहले खुल चुके हैं उन्होंने सरफेस प्लान एसएमपी जमा नहीं किया है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप का माइंस तो पहले खुल चुका है लेकिन रूल आ गया कि सरफेस प्लान और एसएमपी जमा करना है। तो ये ए में बोला गया, ठीक है, 32A में बोला गया, ये बी में बोला गया है, 32B में एसएमपी बोला गया। सरफेस प्लान को जमा करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया कि जब भी 2017 लागू हुआ उससे 60 दिन के अंदर, और एसएमपी के लिए 1 ईयर का समय दिया गया। ठीक है, 1 ईयर का समय दिया गया एसएमपी के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन
ए के बारे में पूछा, 3 to A मतलब सरफेस प्लान के बारे में पूछा है। तो विद इन 60 डेज फ्रॉम, जब भी लागू हुआ 27/11/2017 को लागू हुआ, तो ये आपका राइट आंसर है। और यही 3 to B पूछ दिया होता, देखिए कितना क्वेश्चन घुमा करके पूछा है। जिसको रेगुलेशन नंबर थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा वही ये सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। इसलिए जब भी आप रेगुलेशन पढ़े तो रेगुलेशन नंबर भी, अभी समय है 2-3 महीना, तो रेगुलेशन नंबर भी एक तरफ से एक कॉपी में पूरा लिख लें, उसको डेली वीकली देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, तो नोटिस ऑफ ओपनिंग जैसे आएगा आपको याद होगा, चलो ठीक है 3-2, वहाँ मैंने ये पढ़ा था कि सरफेस प्लान। आप CMR के लेक्चर देखिए, उसमें इसको समझाया भी गया है कि सरफेस प्लान को 60 दिन के अंदर जमा करना है अगर पहले खुल चुका है, S&P को 1 साल के अंदर जमा करना है अगर पहले माइंस खुल चुका है। तो इसका राइट आंसर हो गया विद इन 60 डेज फ्रॉम 27/11/2017। नो नो नो, ये CMR में दिया है कि 60 दिन पहले। Question 127. No trees, loose stone or debris shall be allowed to remain within a distance of dash meter from the edge or side of the excavation. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है और इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि 3 मीटर 3 मीटर तक आपका कोई भी लूज स्टोन डेब्रिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 128 देखिए क्या है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है 127 वाले में। Field books and notes of survey and leveling are required to be indexed and preserved at mine office because they are not subject to, जो सर्वे के नो फील्ड बुक्स होते हैं। फील्ड बुक्स क्या होता है, आप सर्वे करने गए तो जो आपने रीडिंग नोट किया जिस बुक में, है ना, जिस कॉपी में रजिस्टर में रीडिंग जो नोट किया वो हो गया फील्ड बुक। तो इन्हें हमारे ऑफिस में क्यों प्रिजर्व करके रखना चाहिए, है ना, बिकॉज दे आर नॉट सब्जेक्ट, क्योंकि ये वियर एंड टीयर नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, गलत बात, वियर एंड टीयर ये ऑप्शन नहीं है। ये सिंकेज नहीं होते हैं, है ना, सिकुड़ते नहीं है। और क्या ऑप्शन है, डैमेज बाई वाइट एंड्स, ये वाइट एंड्स, हाँ सॉरी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन्हें अच्छे से संभाल के क्यों रखना चाहिए ऑफिस में, है ना, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए क्यों, क्योंकि ये वियर, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वियर एंड टीयर। पहला ऑप्शन है, इन्हें वियर टीयर नहीं होते हैं और सिंकेज नहीं होता है। ये वाइट एंड्स के द्वारा डैमेज नहीं होते हैं, हो जाते हैं डैमेज बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के से डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या नहीं होता है, ये वियर एंड टीयर नहीं होगा और सिकुड़ेगा नहीं, इसलिए इसे अपन रख सकते हैं प्रिजर्व करके। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो गया ए एंड बी। कागज है, कागज में वाइट एंड्स लग जाता है, ठीक है, वाइट एंड्स लग जाता है, इंसेक्ट्स लग जाता है, लेकिन कागज क्या होगा, वियर, उसको आप संभाल कर रखेंगे तो वो वियर एंड टीयर नहीं होगा, मतलब रगड़ घिसेगा नहीं और सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है, अगर आप संभाल कर रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं व्हाइट एंड से डैमेज हो जाएगा, डैमेज बाय इंसेक्ट्स हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका ए एंड बी है। चलिए अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, नोटिस ऑफ अबंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूस ऑफ अ माइन shall be submitted not less than 30 days before such abandonment or discontinuance when, ठीक है, 30 दिन पहले आपको नोटिस देना है कि आप माइंस को बंद करना चाहते हैं, है ना, और कब देंगे, जब इट इज इंटेंडेड टू अबंडन और क्लोज अ माइन और सीम और टू डिसकंटिन्यू वर्किंग देयर फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 60 डेज, यही आंसर है ना, कि जब आप इंटेंशन कर लेंगे कि माइंस को बंद करना है, क्लोज करना है, या आपका माइंस किसी कारणवश डिसकंटिन्यू हो गया और 60 दिन से ज्यादा के लिए डिसकंटिन्यू रह गया, तो आपको नोटिस ऑफ अबेंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूस दे देना है, ठीक है। 30 दिन वाला डिसकंटिन्यूस में 60 डेज है, ये 30 दिन गलत हो गया, 120 दिन गलत हो गया, 7 डेज गलत हो गया, उसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। व्हाट इज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, अभी आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या है। The effluent treatment plant is a plant to treat the effluent coming from different areas of the plant and pump into rivers nearby, है ना, रिवर में आ रहा है जो भी एफ्लुएंट, जो गंदगी है वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, पंप से आ रहा है, रिवर में आ रहा है, उसको एफ्लुएंट। ये तो पानी आ रहा है, इसको आपने क्या ट्रीटमेंट किया ये तो कहीं लिखा ही नहीं है,
The effluent treatment plant is a plant to treat the effluent coming from different areas of plant and make into an effluent. ठीक है, आपने ट्रीटमेंट किया और उसे एक एफ्लुएंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ऑप्शन देखिए क्या है। The effluent treatment plant is to plant treat the water coming from different sources. प्लांट और उससे जो आता है उसी को किया जाता है। ठीक है, प्लांट से जो पानी आता है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। अलग अलग सोर्स वाला ये तो गलत हो गया। The effluent treatment plant is a plant to treat the waste material coming from different areas of the plant and make into a cleaner. और ऑप्शन देखिए, the effluent treatment plant is a plant to treat the effluent coming from different areas of the plant. ठीक है, प्लांट के अलग अलग एरिया से जो पानी आ रहा है and make it into cleaner and more environment friendly effluent. ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ प्लांट से पानी आ रहा है उसे अपन क्या करेंगे, क्लीनर बनाएंगे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना देंगे, है ना, कन्वर्ट कर देंगे एनवायरनमेंट फ्रेंडली में। क्लियर? ये है एफ्लुएंट प्लांट। एफ्लुएंट का याद रखना है कि प्लांट के डिफरेंट अलग अलग जगह से जो पानी आता है उसको ट्रीटमेंट करते हैं। सीवेज डोमेस्टिक वाला यूज जो है उसको ट्रीटमेंट करते हैं, और दोनों को क्या कन्वर्ट करते हैं, सीवेज वाले में जो सॉलिड्स होते हैं उसको ब्रेक करके मोर एफ्लुएंट इको एनवायरनमेंट फ्रेंडली में कन्वर्ट करते हैं, और एफ्लुएंट में भी यही है कि जो भी हमारा एफ्लुएंट आ रहा है अलग अलग जगह से प्लांट के, उसको अपन क्या करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये 130 क्वेश्चन आज हो गए, कल इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। आज यही वाइंड अप करते हैं। गुड डे। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.